जब धर्म परिवर्तन की बात आती है, धर्मांतरण की बात आती है, तो बस्तर संभाग सबसे ज़्यादा टॉप में रहता है। तो आपको क्या लगता है कि जब आप जो शुरुआत किए हैं उसके बाद कुछ असर दिखा या फिर अभी भी कहीं ना कहीं कोई क्षेत्र कोने में चल रही है सब? निश्चित रूप से हमारे आने से पहले दशरहा नहीं, रामायण नहीं, ये बाहरी शक्ति समाज की आड़ में एनजीओ, कई एनजीओ हैं बस्तर में, वो एनजीओ समाज की आड़ में काम करते थे। जब संसद में खड़ा होकर आप राम के बारे में बोलते हैं, रामायण के बारे में बोलते हैं, तो वहाँ किस प्रकार का माहौल आपको लगता है? क्या आपको सपोर्ट में आते हैं या फिर? तो सब लोग भाव विभोर हो गए हमारे कथा सुन करके। यहाँ तक सामने बैठी थी स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी, हमारे पास आके बोले भैया धन्यवाद। 2019 की चुनाव की बात करें सर, तो आपके जो अपोजिट में थे ब्रजेश ठाकुर जी, वो आप ही के परिवार थे, आपके भतीजे थे, तो किस प्रकार का चुनावी टक्कर एक दूसरे के बीच में था? क्या आपसी मतभेद या फिर जो राजनीति में होती है विचारों की मतभेद क्या था? लेकिन हम दोनों में, चाचा भतीजा में या परिवार में लेस मात्र भी मनमुटाव नहीं हुआ, क्योंकि हमारा सभ्य परिवार है, पढ़े लिखे लोग हैं। 14 में एक अलग चेहरा, 19 में अलग चेहरा और 24 में अलग चेहरा। क्या बीजेपी डिसाइड करके रखी है कि एक एक बार सबको मौका देना है, चाहे पार्टी के अंदर कितने भी छोटा है वो कार्यकर्ता हो या कितने भी बड़े चेहरा हो? पता नहीं इनका क्या सोच है, क्या है, ये तो अपन को मालूम नहीं। अपना काम करना, कर्म प्रधान विश्वास रखा जिसके नित्य सफल चाखा, हम काम करते थे। जी, आगे इसका क्या सोच रखे हैं आप? किस दिशा में इसको लेकर जाना है, कितना गति इसमें देना है और अल्टीमेट गोल क्या सोच रखे हैं आप? मेरा ये सोच है कि हमारे जो युवा पीढ़ी, चाहे वो किसी भी समाज की हो, शराब को त्यागे। नदिया नरव लह वह चिरई चिरगुन चूचुहा वह लेके राम नाम, आबिरी मयारू मोरे राजा राम, आबिरी मयारू मोरे राजा राम। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता मंत्री विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन के सफर और संघर्ष के बारे में और कुछ ऐसे सवाल जिसका सीधा संबंध है आपसे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान है, वह बहुत खास है। हम बात कर रहे हैं कांकेर लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद मोहन मंडावी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम जानना चाहते हैं कि कौन है मोहन मंडावी जी, कैसे राजनीति में है, क्या शिक्षा दीक्षा, फिर आगे बढ़ेंगे सर। मैं पहले टीचर था, वहाँ से इस्तीफा दिया, शिक्षा आयोग का सदस्य बना। उसके बाद मैं PSC मेंबर रहा और 3.5 साल PSC मेंबर रहा और बीच में ही मुझे लोकसभा की टिकट मिली। और लोकसभा में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, विधानसभा में, और हमारे बस्तर में एक भी विधायक नहीं थे। 2.5 लाख गड्ढा पाट करके मैं जीता। और मेरा सबसे ज़्यादा लगाव बचपन से रामायण को रहा और मैं 2002 से लगातार रामायण बांटते बांटते 17 जनवरी तक 2017 जनवरी तक 51,000 रामायण बांटने का लक्ष्य पूरा किया, जिसमें मुझे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी थे, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह थे और दिल्ली की टीम जो आई थी मुझे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा और ऐतिहासिक भीड़ भी रहा। और मैं धर्मांतरण हमारे बस्तर में बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो हमारे धर्म संस्कृति को कैसा रोका जाए। जहाँ बाइबिल पढ़ती थी तो मैंने रामायण चालू किया और रामायण बांटते बांटते हम ये नहीं सोचे थे कि हमको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले करके, लेकिन उस टारगेट में हम पहुँचे तो हमको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा और अब 53,000 परिवार में मैं रामायण बांट सकूँगा। जी, क्या आपके अंदर ये शुरू से इच्छा रही थी कि मुझे राजनीति में जाना है? हमारे परिवार में 6 विधायक हुए, इसलिए हम सोचते थे कि हम भी राजनीति में आए और राजनीति में आया वह 100% उपस्थिति रहा। लोकसभा में एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहा और सतत क्षेत्र में डेली संपर्क रहा मेरा। दिल्ली से आता था सुबह और
3-4 कार्यक्रम लेकर के 12 बजे रात के घर पहुंचता था। अब दिल्ली जाने का होता था तो मैं क्षेत्र में दौरा करते ही दिल्ली जाता था। मैं क्षेत्र में कभी अपसेंट नहीं रहा। और अब तक कि हम 10,000 से अधिक पत्र व्यवहार किए और बहुत काम भी हुए। और हमारे माध्यम से धमतरी से नगरी होते हुए जगदलपुर तक रेलवे लाइन की स्वीकृति मिली। अंतागढ़ से जगदलपुर तक के रेलवे लाइन की स्वीकृति मिली। हम हमेशा रेलवे मंत्री से मिलते थे। भानु प्रतापपुर से गढ़चिरौली की रेल लाइन की स्वीकृति मिली। फिर बड़े बड़े ओवर ब्रिज रेलवे का जो चैनगंज गुंडरदेह में स्वीकृति मिली। पाररास बालोद में स्वीकृति मिली ओवर ब्रिज की। अंडरग्राउंड ब्रिज परसदा में मिले। और दिल्ली राजहरा में 200 करोड़ का प्रोसेसिंग प्लांट मेरे माध्यम से लगा। और 600 करोड़ प्रोसेसिंग प्लांट अभी चालू है। वहाँ अस्पताल बंद हो गया था, एक भी डॉक्टर नहीं थे, 6 डॉक्टर करवाए। वहाँ रेडियो FM करवाए और सेंट्रल स्कूल भी हमने करवाए वहाँ। लेकिन अभी तक के चालू नहीं हुआ है। ये तीनों विधायक खींचतान में वो हमारे यहाँ कहते कहते बालोद जिला में अभी तक के नहीं बना है। और रोड पुल पुलिया तो बहुत बने। 68 एकलव्य हम अपने क्षेत्र में करवाए। हम बनते ही सांसद बने 19.5 करोड़ रुपया DMF से कांकेर कोमल देव अस्पताल को 19.5 करोड़ रुपये दिलवाए। इस प्रकार से क्षेत्र के विकास के लिए हम सतत लगे रहे। और उसके साथ साथ जगह जगह मेरा मानस का काम, इसके साथ मेरा सामाजिक समरसता चलता है। सभी पार्टी, सभी धर्म, सभी जाति एक जगह बैठो और भगवान राम का गुणगान करें। आप पहले शिक्षक थे, फिर वहाँ से इस्तीफा देने के बाद आप PSC में गए। तो जो आपके पास जैसे लोग आजकल के लोगों के अंदर रहती है कि मुझे जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब, तो मेरा लाइफ सिक्योर हो जाए, आपके पास वो था, आप पढ़े लिखे भी थे। तो राजनीति में आने की आपके कैसे? देखो, आज के ज़माना में राजनीति में अच्छे लोग आए, क्योंकि पर के अधीन रहने में स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। पराधीन सपने हो सुख नहीं, देख विचार करो मन माही। अब हम सांसद बने तो क्षेत्र के मैं विकास बताया। और केवल PSC मेंबर रहता तो मैं केवल अधिकारियों को भर्ती तक सीमित रहता। टीचर था तो लोगों को ज्ञान देने का काम करता। लेकिन हम सांसद बने, संभवतः सेकेंड बार हम बन जाते ना, तो बस्तर में निश्चित रूप से बड़े बड़े 2-4 उद्योग लगते हैं। जो नक्सलाइट की समस्या पहले ये खत्म हो जाती है, लोगों को रोजगार मिलती है। ये दुधावा का पानी कांकेर जिला में 0% सिंचाई का साधन है, कोई ध्यान नहीं दे। हमने सबसे पहले लोकसभा में उठाए कि दुधावा बांध का पानी संचित किया जाए। फिर एक हमारा मांग था सबरी नदी का पानी कोसार टेंडा, जगदलपुर के पास कोसार टेंडा जलाशय और दुधावा जलाशय को भरते हुए पूरे छत्तीसगढ़ को पानी सिंचित होती है। और जितने नदी नाले हैं उसमें स्टॉप डैम बनाया जाए, 10-12 फीट पानी भरे और मछली पालन भी हो, सिंचाई की भी साधन हो। ये हमारा सोच था। हम टीचर रहते भी क्षेत्र का विकास अरबों रुपया कराते थे। डॉक्टर साहब हमको बहुत मानते थे उसके माध्यम से। तो इस प्रकार से हम राजनीति में आने के बाद दूसरों का हम काम करते थे, इसलिए हम राजनीति में आए। जी, जहाँ तक हमें जानकारी है सर, आप पहली बार चुनाव लड़े हैं सीधा लोकसभा का। इससे पहले आपका कोई ऐसा था नहीं कि किसी बड़े पद में रहो पार्टी संगठन में, तो सीधा लोकसभा में आना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण था? हमारे लिए तो सामने कांग्रेस की सरकार थी और अचानक मुझे टिकट दिया गया। हम सांसद बनने के लिए सोचे नहीं थे, हम विधायक के लिए सोच रहे थे। और हमारा PSC के बाद नेतागिरी में आएंगे हम सोचे थे, लेकिन हमें अचानक लोकसभा मिला। और गांव-गांव में मेरे रामायण मंडली, आज भी आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, उड़ीसा भी, हमारे महाराष्ट्र भी और छत्तीसगढ़ के कोने कोने में हमारे रामायण मंडली हैं। इनके माध्यम से मैं जीता। हमारे कार्यकर्ता तो थे, लगे ही थे, लेकिन जितने रामायणी लोग हैं ना, ये भी लग गए हमारे लिए। जी, लगभग 22,000 से ज़्यादा आपके पास मंडली हैं और 53,000 ज़्यादा रामायण की पुस्तकें बांट चुके हैं परिवारों में। तो इसके पीछे का जो एक रहता कोर इंटरेस्ट, इसको क्या अचीव करना चाहते थे आप? देखो, मेरा राम का नाम जगह जगह हो, आदमी धर्मांतर मत करे और हम मानस को लेके चले।
है न। दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज्य जीविका होने व्यापा। राम के राज में किसी कोई तकलीफ नहीं था, हम ऐसा चाहते थे। हम राम मंदिर की कल्पना करते थे, है ना। और सौभाग्य कि हमारे समय में राम मंदिर बना। अब उस राम मंदिर के पक्ष में मुझे बोलने का अवसर मिला और मैं भारत का पहले सांसद हूं जो दोहा चौपाई के साथ मैं अपने बात रखा, नवदा भक्ति और लोकगीत, जो राम का जो गीत है लोकसभा में पहले सांसद गाए हो मैं समझता हूं, और कोई नहीं गाए। मैं हारमोनियम और बेंजो ऑलराउंडर मास्टर हूं, लोकगीत गायक भी हूं मैं, है नहीं। आज किस गांव में मेरे को नहीं जानते, आप कहीं भी मोहन मंडल के नाम से जानते हैं। यदि मैं राम से नहीं जुड़ता ना तो मेरे को इतना कोई नहीं जानते, है ना। हमको पहचान देने वाले राम हैं। सर, अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो जब धर्म परिवर्तन की बात आती है, धर्मांतरण की बात आती है, तो बस्तर संभाग सबसे ज़्यादा टॉप में रहता है। तो आपको क्या लगता है कि जब आप जो शुरुआत किए हैं उसके बाद कुछ असर दिखा या फिर अभी भी कहीं ना कहीं कोई क्षेत्र कोने में चल रही है सब? निश्चित रूप से हमारे आने से पहले दशहरा नहीं, रामायण नहीं, ये बाहरी शक्ति समाज की आड़ में एनजीओ, कई एनजीओ हैं बस्तर में, वो एनजीओ समाज की आड़ में काम करते थे। रामायण के लिए प्रतिबंध लगाते थे, दशहरा के लिए प्रतिबंध लगाते थे, उसमें मैं जाकर के उनका विरोध करता था और रामायण आज जगह जगह चालू हुआ। इसलिए अन्य समाज भी हमें धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारा परिवार बड़ा लंबा चौड़ा है, इसलिए हम घबराते भी नहीं थे। और हम 11 साल संभाग का सचिव रहे अपने समाज का, 3 साल तक प्रदेश का उपाध्यक्ष रहे, आदिवासी समाज के महामंत्री हम 2500 साल तक रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनजाति संगठन का रहे। लेकिन उस समय उतना नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा धर्मांतरण हो रहा था। अब इस धर्मांतरण के आड़ में बाहरी लोग सेवा और नाना प्रकार के प्रलोभन दे करके धर्मांतरण करा रहे थे। हमारे गौड़ समाज खासकर ये भिक्षा नहीं मांगते, नोट करो, कभी धर्मांतरण नहीं करते, लेकिन हमारे समाज भी धर्मांतरण कर रहे थे। इस बात की मुझे दुख थी। जगह जगह चर्च बन रहा था, आज भी जगह जगह कोना कोना में चर्च बन रहा है। फिर हमारा छत्तीसगढ़ के धर्म संस्कृति ये तो खत्म हो जाएगा ना। मेला मड़ई कौन मानेगा? हमारे भोले भाले लोगों को मिसगाइड कर रहे थे, इसलिए हमको रामायण के माध्यम से इनसे संघर्ष करना पड़ा और मुझे सफलता मिली। हर गांव महिला पुरुष मानस मंडली। अभी मैं मैनपुर गया था, घोर नक्सलाइट एरिया जो नारायणपुर के पास है, मैनपुर बेनूर थाना के अंतर्गत था। कम से कम 10,000 की भीड़ थी, मतलब दशहरा पर्व में। लोगों में ये हमारी संस्कृति है प्राचीन, उसको बनाए रखें। अब उसको भी बंद करेंगे तो कैसे बनेगा? ये सेवा समाज की आड़ में, और हम तो कहते हैं इसका उच्च स्तरीय जांच हो, इसमें कौन कौन लगे हैं हमारी धर्म संस्कृति को तोड़ने वाले। और मैं आदिवासी हूँ, मुखर होकर विरोध करता था। मैं बिल्कुल अन्याय पसंद नहीं करता। हम सर्व धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे धर्म को कोई ना तोड़े। मेरे रामायण में एक से एक मुसलमान मंडी आते हैं, एक से एक मुसलमान मंडी, जैन समाज के मंडी आते हैं, सिख समाज के मंडी आते हैं, जैन समाज के मंडी आते हैं। केवल अब तक के ईसाई समाज का मंडी नहीं आया है। ये हमारे लोकगीत लोक परंपरा को बनाने के लिए, अच्छा छत्तीसगढ़ के जितने कलाकार हैं, लोकगीत कलाकार है ना, ये सब लोगों से मेरा अटूट संबंध है। यहाँ आपस में बात होती रहती है ना जी। कभी मंचों में बैठ करके हम पहुँच करके हम भी गाना चालू कर देते हैं, हारमोनियम हमें बजा देते हैं। ये धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए हिंसा किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। उनको सही रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी है। जो काम आप कर रहे हैं, चाहे जैसे कि रामायण मंडली बनाकर हो या फिर जो रामायण की प्रति बांट कर हो, ये रास्ता बहुत अच्छा है, ना कि आपसी टकराव से। तो इसको आप कितना कारगर समझते हैं आने वाले समय को लेकर, या फिर जो पास्ट में भी हुआ है, जो भी वर्तमान में हो रहा है उसको देखकर? देखो, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, हर धर्म को सम्मान करने का है, लेकिन किसी धर्म को तोड़ने का नहीं है। किसी धर्म के व्यक्ति को तोड़ के अपने में लाना नहीं है ना। और हमारे धर्म को तोड़ेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। भोले भाले लोगों को बरगला के धर्मांतरण करना, एनजीओ, बड़े बड़े एनजीओ, इनको आज भी मैं कहता हूँ जितने एनजीओ वगैरह जहाँ चल रहे हैं ना, इनको तो खोज करके इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इनको तो फांसी की सजा देना चाहिए। ऐसे काम करना चाहिए। भाई सब धर्म सम्मान है तो तुम तोड़ने क्यों करते हो? और धर्म में माने राजनीति में धर्म भी होना चाहिए। बिना धर्म के राजनीति भी
लूट खसोट की राजनीति होगा। इसलिए राजनीति में धर्म होना चाहिए। गांधी जी भी कहा है, धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक है। धर्म विहीन राजनीति एक मृत शरीर के समान है, जिसे त्याग देने में ही श्रेयस्कर है। धर्म की राजनीति होना चाहिए नहीं। अब कई लोग अधर्म की राजनीति की बात करते हैं, धर्म में, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए। अरे धर्म को अलग कर दोगे तो कैसे? आज हम राम राज्य की बात करते हैं, रामचंद्र भी राज किए हैं। हम कई राजाओं के नाम लेते हैं, अशोक के नाम लेते हैं। इस प्रकार से कई राजा हैं, उसका आज हम गुणगान करते हैं अच्छा की। तो धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक है। इसी भाव को लेकर हमने राजनीति में आए थे कि हम धर्म और राजनीति को, धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना, है ना। दूसरा के दुख को सबसे बड़ा जानो। जो न मित्र दुख होई दुखारी, तीन बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, उस व्यक्ति को देखने में महापाप होता है। यही हमारा धर्म कहता है ना। और मानस पूरे अपने लोगों को कैसा चलना है, कैसा व्यवहार करना है, उसे किसी जाति धर्म के बारे में नहीं लिखा हुआ है, सबके भला के लिए लिखा है। जी, जब संसद में खड़ा होकर आप जब राम के बारे में बोलते हैं, रामायण के बारे में बोलते हैं, तो वहाँ किस प्रकार का माहौल आपको लगता है? क्या आपको सपोर्ट में आते हैं या फिर? अरे जब हमको राम मंदिर की चर्चा में हम जब भाग लिए, हमारे माननीय राजनाथ सिंह और हमारे कोयला मंत्री जी उस समय थे, ये सभी लोग बोले आपको भाग लेना है राम मंदिर पर चर्चा पे। तो हम राम मंदिर पर चर्चा में भाग लिए, नवधा भक्ति हम चालू किए, रामायण में क्या है। तो सब लोग भाव विभोर हो गए हमारी कथा सुन करके। यहाँ तक सामने बैठी थी स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी, हमारे पास आके बोले भैया धन्यवाद, आप इस प्रकार से गीत गाते हुए करते हो करके। और उस समय हमारे अध्यक्ष थे सभापति राजेंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने हमारे पास आके कहा छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, है ना। मैं तो हर मेरा जो प्रश्न लगता था, एक से एक प्रश्न लगाया, उसमें अधिकांशतः प्रश्न में मैं दोहा चौपाई से बोलता था। मैं जैसे किसी बात बस्तर के विकास के लिए बोलता था मैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के लिए। माननीय हमारे प्रधानमंत्री देत लेत मन संकन धरही, बल अनुमान सदहित करही, विपत्ति काल कर सदगुनिया, श्रुति कहीं संत मित्र गुनिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री देने लेने में कहीं संकोच नहीं करते। अब उनको हम बोलते थे, आज हमारे मोदी जी दैहिक दैविक भौतिक तापा, मोदी राज्य में कोई न व्यापा, मोदी के राज्य में कोई तकलीफ नहीं हुआ, इस प्रकार से बोलता था मैं। 2019 की चुनाव की बात करें सर, तो आपके जो अपोजिट में थे ब्रिजेश ठाकुर जी, वो आप ही के परिवार थे, आपके भतीजे थे। तो किस प्रकार का चुनावी टक्कर एक दूसरे के बीच में था? क्या आपसी मतभेद या फिर जो राजनीति में होती है विचारों की मतभेद क्या था? देखो, ब्रिजेश ठाकुर मेरा भतीजा है, बड़ा भाई का लड़का है, और मेरे पास 8 साल रहे। और मेरे मिसेस के बड़े भाई के लड़की की शादी भी की है, दोनों को ससुराली एक ही जगह है। लेकिन हम दोनों में, चाचा भतीजा में या परिवार में लेस मात्रा भी मनमुटाव नहीं हुआ, क्योंकि हमारा सभ्य परिवार है, पढ़े लिखे लोग हैं। होई है वही जो राम रचिराखा को कर तर्क बढ़ाई शाखा, जिसके किस्मत में जो होगा वो होगा, ऐसे कहीं भेदभाव नहीं है। और आज भी कोई भी कार्यक्रम में मेरे घर में आएंगे और मैं कुछ होता है तो मैं चला जाता हूँ, आपस में मिलते हैं। और हमारे परिवार में राजनीति में 77 में हम एक बड़े भैया जनता पार्टी से भी लड़े थे, उसके बाद सब कांग्रेस से लड़े। एक बहू अभी भानु प्रतापपुर से विधायक है। हम जिस पार्टी में है उस पार्टी के लिए समर्पित होकर करते हैं। जो कांग्रेस में है वो कांग्रेस से करेगा, वो बीजेपी है तो बीजेपी से करेंगे हम लोग, ऐसा हम लोगों का है। जी, ये तो खैर सर पारिवारिक बात होती है, लेकिन जब बात करते हैं राजनीति की, जैसे कि आपके अपोजिट में थे ब्रिजेश ठाकुर जी, जब जीत कर आप आए, और जैसे कि आप अभी थोड़ी देर पहले से हम लोग के बीच में चर्चा हुई थी कि आपका पहला चुनाव था, और जो ब्रिजेश ठाकुर जब बात करते हैं हम, तो वो बहुत उनके पास अनुभव थे। तो क्या इसका भी कमी आपको लगा कि फिर जब जीत कर आप आए तो एक लगा कि मैं आपसे बड़ा हूँ, आप मेरे छोटे हैं? नहीं, उन्होंने हमको धन्यवाद दिया, चाचा आप जीत गए, है ना। पहले बोलते थे कि चाचा आप बड़े हो, मेरे को आशीर्वाद दे दो करके, है ना। लेकिन अब चुनाव तो एक धर्म युद्ध था, है ना। जैसे कौरव पांडव एक ही जगह रह के एक ही
टेंट में रहते थे, एक ही जगह भोजन करते थे और फिर सुबह युद्ध करते थे, है ना। ऐसे ही हमारा था। परिवार में कहीं फैक्शन नहीं होंगे, है ना। इधर हमारे बुआ के परिवार के लोग लड़ते थे, चरचर विधायक उनके परिवार से हुए, है ना। वो भी मेरे दामाद के सगे मामा शंकर ध्रुव पिछले चुनाव लड़े, है ना। अब तो पर भी हम अपने बीजेपी तरफ हम काम किए। हमारे जो पार्टी है, पहले हमारे पिताजी बताते थे 70 के दशक में हमारा परिवार आधा जनसंघ से जुड़े, कांग्रेस से सब थे ही, जनसंघ बना तो हमारे पिताजी और कुछ लोग 8-10 हज़ार लगभग हमारे परिवार के जनसंघ तरफ गए और वहाँ तय किए, देखो भाई जिस पार्टी में रह रहे हो उस पार्टी की ईमानदारी से काम करना है। ऐसा वो करते आ रहे हैं। जी, लगभग 25 वर्षों से यहाँ बीजेपी की सांसद जीत कर आ रहे हैं। अगर बात करें 4 जो पंचवर्षीय रहे उनका और जो 5 साल आपका रहा है उसका, तो अपने आप जो आपका कार्यकाल रहा है उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे कि कैसे बेहतर आपका काम कर हुआ है आपके कार्यकाल में? मैं बताया ना, इतना जो काम हुआ है वो, है ना। आप मूल्यांकन कर ले कौन सा काम कौन किए करके। मेडिकल कॉलेज कराया, कांकेर का मेडिकल कॉलेज मेरे नाम से जारी हुआ है ना। जवाहर नवोदय विद्यालय बना बालोद जिले में। सेंट्रल स्कूल हमने दिया, अभी चालू नहीं हुआ लेकिन हमारे द्वारा हुआ। रेलवे लाइन के क्षेत्र में हुआ, 68 एकलव्य करवाए। इस प्रकार से बड़े बड़े काम हमारे समय में हुआ है। जी, जब 2019 की बात करते हैं सर, आपको टिकट दिया गया पार्टी की ओर से, तब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और जितने भी यहाँ विधानसभा सीटें आती सब में कांग्रेस के एमएलए थे। आपका जीत का अंतर लगभग 7,000 का था। तो जब बात 2024 की करते हैं तो आपका टिकट काट दिया गया और भोज राजदी को दे दिया गया। तो क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं पार्टी की संतुष्टि रही आपके प्रति, जो काम 5 साल में किया गया, क्या कारण था? देखो, हमने तो ईमानदारी के साथ में, है ना, हमारे जो गाइडलाइन, पार्टी की गाइडलाइन 100% उपस्थिति, क्षेत्र में सतत संपर्क, डेली मेरे यहाँ भीड़ लगी रहती थी, है ना। और मैं ऐसे आदिवासी हूँ, मंद मांस, बीड़ी, तंबाकू, गांजा, हाफिंग कुछ नहीं लेता, है ना। लेकिन अब क्यों काटे वो जाने। जी, 14 में एक अलग चेहरा, 19 में अलग चेहरा और 24 में अलग चेहरा। क्या बीजेपी ये डिसाइड करके रखी है कि एक बार सबको मौका देना है, चाहे पार्टी के अंदर कितने भी छोटा है वो कार्यकर्ता हो या कितने भी बड़े चेहरा हो? पता नहीं इनका क्या सोच है, क्या है, ये तो अपन को मालूम नहीं। अपना काम करना, कर्म प्रधान विश्वास रखा जिसके नित्य सफल चाखा। हम काम करते थे और किस कारण से हमारा टिकट कटा हमको खुद को पता नहीं। और ऊपर वाले लोग भी बड़े अचंभित हैं, जबकि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोल दिया था, मोहन तुम्हारा अच्छा काम है, तुम तैयारी करो, बोल देते नड्डा जी। अब मेरे को रामानीज बोलते थे, प्रधानमंत्री मुझे रामानीज बोलते थे। जब भी बोलो कथाकार रामानी ऐसे बोलते थे, तुम्हारा कथा सुनना है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री बी संतोष ने कहा लास्ट मीटिंग में, मोहन तुम्हारा बहुत अच्छा काम है, बोले तुम अपने क्षेत्र में काम करो। जो संघ का काम है, हिंदुत्व का काम है, धर्मांतरण के खिलाफ काम का, हम जितना किए हैं उतना और कोई नहीं किया है। कोई 10,000 रामायण बांटे तो बताओ, है ना। और उसके बाद भी कटा तो क्या करोगे। जी, जो 24 का चुनावी रिजल्ट है वो, उसका जो जीत का अंतर बहुत कम है, लगभग 1800 का था। क्या चेहरा बदल देना पार्टी का ये भी इसका कारण था कि जो जीत का अंतर उसमें बहुत गिरावट आई है? अब पता नहीं, इसमें आप उसमें विचार करिए क्यों 1800 आया। हमारे प्रचार में कोई कमी नहीं, प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी आए थे, लेकिन कहाँ कम पड़ी, कैसे कम हुआ, वो आप बता सकते हैं। 2018 में यहाँ कांग्रेस की 8 सीटें थी और इस बार 5 सीटें में उन लोग सिमट कर रह गए हैं और बीजेपी के खाते में 3 आई हैं। तो क्या अभी भी बीजेपी को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है लोकसभा विधानसभा चुनाव की बात? देखो, बीजेपी तो ऐसे पार्टी है, उनका सीट कम हो या ज़्यादा हो, उसका काम करने का तरीका ही अलग है। सतत जनता से संपर्क और क्षेत्र के विकास में काम करते हैं। और अभी हमारे पहले बार मैं भी संभाग का
सचिव था, प्रदेश का उपाध्यक्ष था, आदिवासी विकास परिषद का मैं 25 साल तक महामंत्री था। 25 साल तक मैं भी मांग करता था कि आदिवासी मुख्यमंत्री, क्योंकि हमारे समाज के लोग जो बात रखते थे उसको हम रखते थे, लिखते थे कि मुख्यमंत्री आदिवासी होना चाहिए। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत ही व्यवहार कुशल, जुझारू, जैसा नाम वैसे काम, विष्णुदेव साय बहुत हमारे वरिष्ठ नेता है और उनसे हमारा 20 साल मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा। जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तो हमारा आत्मीय संबंध रहा और ऐसे लोगों को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री बनाए और आज भी हमें बहुत मानती, मेरे घर में भी आए हैं, मेरे को मोहन भाई के अलावा बात नहीं करते। बहुत सरल स्वभाव के, क्योंकि हमारे आदिवासियों में छल कपट नहीं होता और यथाशक्ति बढ़िया काम कर रहे हैं। जी सर, अब बात आप आदिवासी के विकास और उत्थान की कर रहे हैं तो एक बात ये भी निकल कर आती है कि जब इनकाउंटर की बात आती है नक्सलाइट की, तो कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही बीजेपी के ऊपर कि जो नक्सलाइट मारे जा रहे हैं वो गरीब आदिवासी हैं और बीजेपी उन्हें नक्सलाइट बताकर अपना वाहवाही लूट रही है। देखो, इस परिप्रेक्ष्य में तो मैं कहना नहीं चाहूँगा कि जो अपराध के लाइन में रहेगा, कोई भी हो, जहाँ इनकाउंटर हो रहा है वहाँ मारे जाएंगे तो उसमें तो आदमी नक्सलाइट ही समझेगा ना। आम आदमी को उस जगह में जाने की क्या ज़रूरत है। आम आदमी तो साइड अपने खेती काम में रहते हैं और जहाँ भी इनकाउंटर होता है उसमें उसी गिरोह के बीच में ही मारे जाते हैं। कोई अलग कोई खेत या कहीं तो मारे नहीं जाते। तो उनका बोलने का नज़रिया कुछ अलग होगा और हम जो कहते हैं हकीकत, जो अपराध कर रहा है तो उस अपराध के दायरे में कोई भी आए, है ना, वो तो मारा जाएगा ही। जी सर, क्या ये बात सच नहीं है कि बीजेपी की सरकार यहाँ बनने के बाद जो धार्मिक हिंसा या फिर गतिविधि या फिर जो हिंसा की बात करें, बलौदाबाजार, बीरनपुर, कंवर्धा, सूरजपुर, बढ़ोतरी आई है? देखो, छुटपुट घटना तो एकाएक बंद नहीं हो सकता, लेकिन होंगे। इससे पहले कांग्रेस के शासन में इतने अपराध होती थी, बहुत ज़्यादा। आप अब जम्मू कश्मीर देखो, हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थर बरसाते थे, है ना, लेकिन कहते हैं टीट फॉर टेट, जैसे को तैसे। उसी प्रकार से हमारे जो पार्टी के नेता हैं, जो जैसा करता है उसको वैसे ही सज़ा मिलना चाहिए। निश्चित रूप से कंट्रोल हुआ है। कहीं ना कहीं अपराध जो बढ़ता था वो अपराध में कमी आई है और अपराध का कारण एक मैं मानता हूँ शराब। अब शराब बंद होना तो अपराध भी बंद होंगे। कम से कम 75% अपराध बंद हो जाएंगे। लेकिन शराब को कौन बंद करेगा? पीने वाले नाराज हो जाएंगे, है ना। अब ये सब छोड़ना चालू कर तो सरकार भी बंद कर देंगी। बलौदाबाजार हिंसाकांड में कांग्रेस के जो एमएलए हैं देवेंद्र यादव जी, उनकी गिरफ्तारी हुई, अभी तक रिमांड पर है। क्या लगता है कि संलिप्तता उनकी सही है? क्योंकि कांग्रेस बोल रही कि बीजेपी देखो, वो जांच का विषय, जांच चल रहा है। अब हम तो यहाँ रहते हैं, है ना, और गवर्नमेंट जांच कर रही है। जहाँ गलत पाए जाएंगे उनको सज़ा मिलेगी, इतना तय है। लेकिन उस जगह में जाके आक्रोशित करना ये भी अच्छी बात नहीं है। और हमारे कोई भी व्यक्ति हो, मैं हो या हमारे सतनाम समाज के भाई हो, हमारे गुरु या किसी के ऊपर अन्याय होगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन कौन कौन उसमें दोषी हैं, हम भी कहते हैं जो दोषी हो उसको सज़ा मिलना चाहिए। लगभग 1 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है बीजेपी सरकार की छत्तीसगढ़ में। 1 साल का जो कार्यकाल उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसी कार्यक्रम में हमारा इंटरव्यू हुआ था विजय शर्मा जी के साथ में, तो उनका कहना है कि जो वादे किया गया था जनता से चुनाव से पहले, 70 से 80% जो है वो पूरा हो चुका है। क्या लगता है आपको? देखो, हमारे विष्णुदेव साय की सरकार है, ऊपर के निर्देश के अनुसार निश्चित रूप से करेंगे। क्योंकि मोदी रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। जो हमारे मोदी जी के
निर्णय के अनुसार, उनकी घोषणा पत्र के अनुसार जो हम कह दिए हैं ना, उसको हम पूरा करेंगे, है ना। आपके अंदर कोई कसक है दिल में कि जो आप काम करना चाहते थे 5 साल में, जितने भी काम किए, उसके बाद भी वो काम छूट गया जो आप करना चाह रहे थे या सोच के रखे थे? वो तो होता ही है। यदि हम आते शायद तो सिंचाई के रूप से विशेष ध्यान देते और हम बड़े बड़े उद्योग लगता और लोगों को रोजगार मिलता। आज हम आत्मनिर्भर भारत तभी कहेंगे जब हमारे लोगों को रोजगार मिले। तो केवल शिक्षा का और स्वास्थ्य विभाग में देख के नहीं कर सकते, इसके लिए बड़ा उद्योग की आवश्यकता है। हमारे बस्तर में जंगल की कमी नहीं है, फॉरेस्ट के इतने वो है कि फॉरेस्ट के संबंधित कोई भी एक उद्योग लग सकता है। बॉक्साइट है, लोहा है, बिजली उत्पादन भी हो सकता है। ये होंगे तो निश्चित रूप से जापान से भी अच्छा हमारा बस्तर होगा। यहाँ हीरे भी हैं, सुकमा कोंटा तरफ आप जाइए, कोरंडम मिलते हैं, हीरे मिलते हैं, क्या चीज़ नहीं। तो हम यहाँ के लोगों को रोज़गार देने के लिए, क्योंकि मैं खुद पीएससी मेंबर रहा हूँ, तो लोगों को कैसा रोज़गार दिया जाए। मेरा बेटा पढ़ रहा है, उसको पढ़ने के बाद बेटा खेती कर तो नहीं कर पाएगा, इसलिए रोज़गार मूलक कोई काम हो, ये मेरी सोच थी। और हम 5 साल में हम जो काम किए हैं, एक इतिहास बन गया है। आप किसी को पूछिए, मैं कहूँगा तो ये मेरे स्वयं कह रहा है। ऐसे मेरे 5 साल का कार्यकाल का मूल्यांकन करिए। 1-2 साल तो कोरोना हो गया, पैसा भी नहीं आया, उसके बाद भी क्षेत्र के विकास हुआ है नहीं। हमारा तो सोच था, मैं कहा ना राम राज्य की बात करता हूँ, सबके घर में राम राज्य हो, है ना, कोई किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, मद्य निषेध करें, स्वस्थ रहें। आज शराब से आज मैं देखता हूँ 85% युवा बर्बाद हो रहे हैं, 85%, है ना। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये आध्यात्मिक लाइन से मैं कंट्रोल करने की कोशिश। और वास्तव में छोड़ करके रामायण में जुड़ करके कहीं बाजा बजा रहे हैं कि शादी ब्याह में इनका बाजा सुनिए, 50,000 से कम में नहीं जाते हमारे रामायणी लोग, इनका बाजा सुनिए। कहीं लोक कला मंच में जा रहे हैं, कहीं राम सत्ता में जा रहे हैं, कहीं रामायण में जा रहे हैं। मेरे को बड़ी खुशी लगती है। मैंने कई हजारों मानस की टीम है, ये काम कर रहे हैं। जी, आगे इसका क्या सोच रखे हैं आप? किस दिशा में इसको लेकर जाना है, कितना गति इसमें देना है और अल्टीमेट गोल क्या सोच रखे हैं आप?